बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट ये टॉपिक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है और लास्ट में हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर जो होंगी वो दो टाइप्स की बनेगी। एक को बच्चों हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम देंगे और दूसरे को हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देंगे। तो आज हम जस्ट स्केलर प्रोडक्ट को ही डिस्कस करेंगे और इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। तो आप हेडिंग डालोगे स्टूडेंट स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट होता ये है कि जब लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और जब मैं उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्टेंट में मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो उसे हम बच्चों स्केलर प्रोडक्ट का नाम देंगे। तो मैंने डेफिनेशन में यही लिख रखा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज सेड टू बी स्केलर प्रोडक्ट। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब मैं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लूंगा तो रिजल्टेंट में मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, तो ऐसे प्रोडक्ट को मैं स्केलर प्रोडक्ट का नाम दूंगा। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आई, अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, अब मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा। अब मल्टीप्लाई का सिंबल हम डॉट का यूज करेंगे। जब मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट लूंगा तो रिजल्टेंट में मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट का भी नाम देंगे और डॉट प्रोडक्ट का भी नाम देंगे। अब स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट को हम इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे और स्टूडेंट स्केलर प्रोडक्ट को हम इनर प्रोडक्ट का भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट लाइन यही लिख रखी है, स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नाउन एज इनर प्रोडक्ट और अ डॉट प्रोडक्ट। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल मीनिंग। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी। अब मैं प्लेन में इन दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल मिला दूंगा। तो पहला काम स्टूडेंट मैं यही करने लगा हूं। लेट्स सपोज मेरे पास ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। अब मैं इस एक्स वाई प्लेन में इन दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल मिला दूंगा। लेट्स सपोज मेरे पास ये वेक्टर्स ए वेक्टर है और स्टूडेंट दूसरा वेक्टर्स है प्लेन में, वो वेक्टर बी है। अब मैंने टेल से टेल मिला दी, ठीक है, वेक्टर ए की और वेक्टर बी की। अब स्टूडेंट कुछ ना कुछ एंगल थीटा भी तो बनेगा इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन में। तो मैं पहले क्या करने लगा हूं, गौर से देखना। वेक्टर ए का जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा वेक्टर बी के साथ, तो स्टूडेंट रिजल्टेंट में मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी। अब वेक्टर बी के लिए मैं जगह छोड़ने लगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मैं वेक्टर बी के लिए क्या करता हूं, तो वेक्टर बी के लिए मुझे स्टूडेंट करना यह पड़ेगा कि वेक्टर बी के हेड से मैं एक प्रोजेक्शन ड्रा करता हूं, ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्शन ड्रा कर दिया है। तो पहला स्टेप आप यही करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर्स ऑन ए वेक्टर्स। तो मैंने पहला काम यही किया है, इस वेक्टर बी का मैंने प्रोजेक्शन ड्रा किया, वेक्टर बी के हेड से प्रोजेक्शन ड्रा किया है वेक्टर्स ए पर। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम नेक्स्ट इस वेक्टर बी के कंपोनेंट्स ड्रा करेंगे। जो स्टूडेंट हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको हम नाम देंगे बी साइन ऑफ थीटा। जो हमारा स्टूडेंट
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर बी का बनेगा वो हमारा बनेगा बी कॉस ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट हमने करना ये है, हमने बी कॉस ऑफ थीटा वेक्टर बी का लेना है। ये क्यों लेना है अब हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं यही लेने लगा हूँ। तो वेक्टर्स ए का जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा वेक्टर बी के साथ तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अब इस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए की जगह बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये बनेगा बी कॉस थीटा। अब मैं इसको बच्चों तरतीब देता हूँ, तो ये बनेगा बच्चों ए बी कॉस ऑफ थीटा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। अब इसको आप ले देना इक्वेशन 1 का। अब स्टूडेंट दोबारा फिर आप क्या करेंगे, दो वेक्टर्स लेंगे। अब इस बार हम क्या करने लगे हैं, अब हम बी वेक्टर्स का जब मैं ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो आपने थोड़ा बड़ा करके लगाना है ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि भाई इस बंदे ने ना डॉट प्रोडक्ट ले रखा है, ये बंदा समझदार है। तो स्टूडेंट वेक्टर बी का हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, वेक्टर ए के लिए हम जगह छोड़ देंगे। तो इसको हम हल करते हैं। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इन दोनों वेक्टर्स को मैं दोबारा बच्चों प्लेन में लूँगा और इनकी टेल से मैं टेल ज्वाइन करता हूँ। तो इसके लिए बच्चों आपने गौर से देखना है। तो ये बच्चों बन गया है हमारे पास वेक्टर्स ए, और स्टूडेंट वेक्टर बी की टेल मैंने वेक्टर ए के साथ मैंने ज्वाइन कर दी। स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया है वेक्टर्स बी। अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर्स बी पे ड्रा करूंगा। दोबारा सुन ले, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन मैं वेक्टर बी पे ड्रा करूंगा। तो मैं बच्चों वेक्टर प्रीपेंडिकुलर लाइन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये बच्चों हमारी आ गई है प्रीपेंडिकुलर लाइन। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों आपने स्केल से बनानी है। सीधा, यस सीधा जी। तो स्टूडेंट मैंने वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे ड्रा कर दिया है। तो आप यही लिखोगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए है ना, तो ए ऑन बी। तो इसको बच्चों आप लिख लो ब्रैकेट में, वेक्टर्स का सिंबल आएगा, सर भूलना नहीं है तो नहीं भूले। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस वेक्टर ए का एंगल थीटा। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसके कंपोनेंट ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या बनता है, सर वर्टिकल कंपोनेंट अभी आपने बताया है कि वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा हमारा ए साइन ऑफ थीटा। अब हॉरिजॉन्टल जो हमारा कंपोनेंट बनेगा वेक्टर ए का वो बनेगा हमारा स्टूडेंट ए कॉस ऑफ थीटा। तो हमने क्या लेना है स्टूडेंट, ये वाला कंपोनेंट लेना है। तो बी वेक्टर्स डॉट ए वेक्टर्स विच इज इक्वल टू बी की मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ये लिख सकते हैं, जी सर आप लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा ये आ गया। अब स्टूडेंट हम इसको तरतीब में लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड के अंदर ए पहले आ जाएगा बी बाद में आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे तरतीब दे सकता हूँ। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये बच्चों हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 इक्वेशंस बनेगी। तो स्टूडेंट ये वाले जो 2 फार्मूले हमने निकाले हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों फार्मूले आपको समझ आ गई तो ये तमाम प्रॉपर्टीज आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगी, फिर मुश्किल नहीं होगी। तो आपने ये 2 फार्मूले
दो फार्मूले हर हाल में याद करने हैं। दोबारा सुन ले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, और इसी तरह बच्चों बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट आप पूछेंगे सर इनकी एग्जाम्पल क्या बनेंगे, तो एग्जाम्पल को हम गौर से अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले तो बच्चों मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कोस थीटा ही हम क्यों यूज़ करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, तो इसको अंडरस्टैंड करें आप। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है, ये आ गया स्मूथ सरफेस। अब इस स्मूथ सरफेस के ऊपर बच्चों टॉय है, टॉय कार समझ लें भाई। अब मैं इस टॉय कार पर बच्चों एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब स्टूडेंट एक बात गौर से और आपने याद रखनी है, ये जो हमारे कार है, टॉय कार है, वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या यही फोर्स इस कार को आगे मूव करवाने में मदद देगी? तो आपका आंसर होगा नहीं सर। सबसे पहले इस फोर्स का आप कंपोनेंट ड्रा करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबसे पहले मैं इस फोर्स का कंपोनेंट ड्रा करूँगा। तो बच्चों मैं कंपोनेंट ड्रा करता हूँ। तो वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा ये हमारा फोर्स का क्या बनेगा, एफ साइन ऑफ थीटा, और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वो हमारा बनेगा एफ कॉस ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट जिस डायरेक्शन में हमारी कार मूव कर रही है, हमने फोर्स का वो वाला कंपोनेंट चूज करना है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि हमारा जो वर्क डन होगा वो स्टूडेंट किसकी मदद से होगा, फोर्स के कौन से कंपोनेंट्स की वजह से होगा? तो आप कहेंगे सर जी फोर्स के कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से वो हमारा बनेगा। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं इस वर्क को स्टूडेंट एफ डी कॉस ऑफ थीटा लूँगा। अब हम क्या करते हैं, अब मैं कॉस को बच्चों ख़त्म करूँगा ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अब मैं इस मैग्नीट्यूड फॉर्म को ख़त्म करूँगा तो हमारा बच्चों दो वेक्टर फोर्स भी एक वेक्टर है, डॉट आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब मैं दो हमारे पास वेक्टर्स होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो रिजल्टेंट पे मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो इसे हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट, स्केलर प्रोडक्ट का नाम देंगे। स्टूडेंट हम साइन कंपोनेंट इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मैं साइन कंपोनेंट यूज़ करता हूँ तो साइन 0, अब देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। अब लेट्स सपोज मैं साइन कंपोनेंट इधर यूज़ करता हूँ तो एफ साइन ऑफ थीटा की जगह मुझे क्या पुट करना, 0। तो 0 साइन 0 क्या बनेगा, साइन 0 0 बनेगा। लेकिन ये कंपोनेंट्स लेट्स सपोज मैं ये कंपोनेंट यूज़ करता हूँ एफ कॉस ऑफ थीटा, तो जब मैं इसकी जगह मैं 0 वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कॉस थीटा यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हम टैन थीटा क्यों नहीं ले सकते? तो स्टूडेंट टैन थीटा की जगह अगर मैं 0 पुट करूँगा तो हमारा रिजल्ट भी 0 आएगा। आई होप स्टूडेंट समझ आ गई होगी। इसीलिए हम स्केलर प्रोडक्ट के अंदर ना हम कॉस थीटा लेते हैं। आई होप स्टूडेंट ये बातें समझ आ गई होंगी। अब सर जी को नेक्स्ट एग्जांपल बता दें। अब है स्टूडेंट हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है जी पावर। तो पावर भी बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी होती है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी इज नाउन एज पावर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी। हमारे पास एग्जाम्पल होंगी जो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही होगी, वो तमाम की तमाम जो होंगी हमारी एग्जाम्पल, वो किसकी एग्जाम्पल होगी स्टूडेंट, स्केलर प्रोडक्ट की होगी। स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। तो हमारी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप हेडिंग डालोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ आप
इक्वेशन यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप दो इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सी स्टूडेंट, ये वाली, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा और b डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन होगी, b वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो हम लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम लिख सकते हैं, या आप ये कहते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। चलो मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड से। तो क्या बनेगा, a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू स्टूडेंट b डॉट a वेक्टर, ये नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से हमने कंपेयर कर दिया। तो स्टूडेंट मेरे पास ये आ गया a डॉट बी वेक्टर्स इज इक्वल टू b डॉट a वेक्टर्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम मैथमेटिक्स के अंदर नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप स्टूडेंट ये बातें समझ आ गई होंगी। अब हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझनी होगी डायग्राम, ये आपको कुछ बोलेगी स्टूडेंट और ये आपकी मैं कहता हूँ ताहयात काम आएगी। तो स्टूडेंट ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस, हमारे पास प्लेन है। ये हमारे पास 0 डिग्री, दैट विल बी 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, और फिर दोबारा क्या होता है स्टूडेंट 360 डिग्री, यही होता है ना, बिल्कुल सर यही होता है। अब स्टूडेंट एक्स एक्सिस जो होंगी हमारे, उस पर ना कॉस का कब्जा होगा भाई, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कॉस का कब्जा होता है। इसका मतलब ये है जब मैं इस कॉस थीटे की जगह 0 वैल्यूज को पुट करूंगा तो तब हमें वैल्यूज मिलेगी। अगर मैं अब वर्टिकल जो होगी उसको हम साइन थीटा बिठा देते हैं, भाई ये आपका रीजन है और ये आपका रीजन है। अब आपने गौर से समझना है स्टूडेंट, जब मैं कॉस 0 डिग्री की वैल्यू में पुट करता हूं तो यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह स्टूडेंट cos 360 डिग्री की जब मैं वैल्यूज को मैं पुट करूंगा तो तब भी हमें आंसर 1 मिलेगा। अब हम नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अगर सर जी आप यहाँ पुट करेंगे cos 180 डिग्री की वैल्यू तो फिर हमारा जो आंसर है -1 आएगा। इस साइड पे पॉजिटिव आएगा cos का जवाब और इस साइड पे नेगेटिव आएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यस यहाँ पे, तो sin 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। अगर मैं sin 270 पुट करता हूँ क्योंकि साइन का रीजन है ना, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ sin 270 डिग्री विच इज इक्वल टू -1। हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों -1 आएगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर मैं cos 90 की वैल्यू पुट करूंगा तो हमारा आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो तो इसका रीजन ही नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि cos 90 डिग्री, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, शाबाश 0 डिग्री आएगा। और इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे sin 180 की वैल्यू पुट करूंगा, sin 180 डिग्री की वैल्यूज को मैं जब पुट करूंगा तो मेरा आंसर स्टूडेंट 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्यों? क्योंकि तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे पास, ये तो cos क्या है, साइन के लिए तो नहीं है। अब इसी तरह मैं cos 270 की वैल्यू पुट करता हूँ, cos 270 डिग्री, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 0 आएगा।
अगर इसी तरह cos 90 की वैल्यू मैं पुट करूँगा तो तब भी हमारा आंसर 0 आएगा। आई होप स्टूडेंट ये बातें समझ आ गई होंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके ये काम आए। अब सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी प्रीपेंडिकुलर प्रॉपर्टीज या प्रीपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपने लिखना है a डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए इज कम्यूटेटिव। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट प्रीपेंडिकुलर प्रॉपर्टी। व्हेन a एंड b वेक्टर्स आर प्रीपेंडिकुलर, आप ये लिखेंगे व्हेन a एंड b वेक्टर्स आर प्रीपेंडिकुलर देन फिर क्या होगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास वेक्टर्स a है, ये हमारे पास वेक्टर्स a है और दूसरा स्टूडेंट वेक्टर b है और ये दोनों वेक्टर्स हैं प्रीपेंडिकुलर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों के बिटवीन में हमारे पास एंगल क्या होगा 90 डिग्री। अब आपने पहले क्या लिखना है, इफ a एंड b आर टू वेक्टर्स देन बाय यूजिंग फार्मूला एस आप जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर विच इज इक्वल टू a b cos ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन में एंगल 90 का है, तो दोनों वेक्टर्स के बिटवीन में नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे कि दोनों वेक्टर्स के बिटवीन में एंगल 90 का है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये तो साइन का रीजन है ना, साइन का रीजन ये है कि साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, cos 90 की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos का कब्जा तो नहीं है, साइन का कब्जा है। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये वाली 0। अब स्टूडेंट 0 जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, शाबाश 0। a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आ गई है। अब हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलावा हमारे पास यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर जे कैप एंड जी एक्सिस के अलावा हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा स्टूडेंट के कैप। अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं इन तीनों के बिटवीन में एंगल 90 का है स्टूडेंट। ये एक्स एक्सिस, इसके अलावा जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप, वाई एक्सिस, इसके अलावा जे एंड देन जी एक्सिस। सही हो गया। तो जी एक्सिस के अलावा के यूनिट वेक्टर होगा और इन तीनों के बिटवीन में जो हमारा एंगल होगा वो 90 का बनेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं फार्मूला लिखता हूँ इसको देखते हुए। ये हमारे पास ए आई यूनिट वेक्टर, फिर जे यूनिट वेक्टर, फिर हम बच्चों मैग्नीट्यूड को हम मॉड फॉर्म के अंदर लेंगे। स्टूडेंट आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल है तो आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 होती है। आप डेफिनेशन पढ़कर आए हैं, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 1, जे की 1 और कॉस स्टूडेंट कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, शाबाश 0 होती है। तो यहाँ पे मैं 0 पुट कर सकता हूँ जी, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर भी हमारा 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी यहाँ पे आप लिख लें कि आई जे, जे के एंड के आई, ये तमाम वेक्टर जो होंगे ये तमाम वेक्टर स्टूडेंट 0 इनका आंसर आएगा। दोबारा सुन लें कि आई डॉट जे, ठीक है, जे डॉट के और के डॉट आई, तो इनका तमाम का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा।
आई होप स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। आप यहाँ पे एज्यूम करें कि ये मेरे पास वेक्टर्स ए है, वेक्टर्स ए एंड देन ये बच्चों है वेक्टर्स बी, ठीक हो गया। और ये दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल होगा हमारा वो होगा स्टूडेंट 0 डिग्री। अब बच्चों हमने क्या करना है यूजिंग फार्मूला, तो यूजिंग फार्मूला करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस। अब थीटे की जगह क्या वैल्यू इसको पुट करेंगे 0 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारे कॉस थीटा का कब्जा होता है और कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 देगा वैल्यू बच्चों, कॉस 0 क्या देगा 1 वैल्यू देगा। तो कॉस 0 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी वेक्टर्स ए डॉट बी वेक्टर्स इज इक्वल टू ए बी, और ये वाली वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट 1, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी बनेगा। अब हम इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आपने सीखना है। अब स्टूडेंट यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हम सीखते हैं कि लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास ये यूनिट वेक्टर आ गए। अब गौर से समझना कि ये यूनिट वेक्टर को क्या है आई यूनिट वेक्टर है। तो पैरेलल कब होगा जब हमारा तो दूसरा यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। पहला यूनिट वेक्टर स्टूडेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, पैरेलल कंडीशन तो उसी वक्त आएगी ना जब हमारा दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं तो आई यूनिट वेक्टर और दूसरा भी हमारा आई यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो तब ही हमारी ये कंडीशन जो होगी पैरेलल कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट कि आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर स्टूडेंट क्या आएगा आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस। अब कॉस थीटे की जगह हमने क्या वैल्यू इसको पुट किया 0, तो अब आप यहाँ लिखोगे आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 1 एंड कॉस 0 क्या होता है 1, तो यहाँ 1, तो आई डॉट आई, तो आंसर क्या है हमारा स्टूडेंट 1 आया। तो अब यहाँ पे आपको एक रिजल्ट और लिखेंगे, एक और रिजल्ट आप लिखेंगे कि सर जी आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 एंड जे डॉट जे इज इक्वल टू वो भी 1 एंड के डॉट के यूनिट वेक्टर वो भी 1 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे, अजान हो रही है, अजान के बाद तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ये है जो हमारे वेक्टर्स होंगे वो लेफ्ट और राइट पे उनकी डायरेक्शन बनेगी। तो ये ए वेक्टर्स हो गया और इसको मैं वेक्टर्स बी का नाम देता हूँ, और इन दोनों के वेक्टर्स के बिटवीन में जो एंगल होगा वो होगा बच्चों 180 डिग्री। तो हमने जस्ट फार्मूला यूज़ करना है। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा हमारे पास वेक्टर बी है और ए बी एंड कॉस थीटा, ठीक है। अब इस थीटे की जगह मैं क्या पुट करूँगा नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, ठीक है। तो 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री, भाई इधर गौर से देखें cos 180 डिग्री क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, शाबाश -1 का आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे अगर cos 180 -1 तो यहाँ लिखोगे a डॉट बी विच इज इक्वल टू a डॉट बी विच इज इक्वल टू माइनस ए एंड डी, ये बच्चों माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ये बनता है कि हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट कब आया, और से देखना स्टूडेंट
तो स्टूडेंट जब हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उस वक्त हमारा जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम आया है। तो ये हमारा ये रिजल्ट क्या आया है, मैक्सिमम आया है। और इसी तरह स्टूडेंट मिनिमम कब आया है, तो मिनिमम स्टूडेंट हमारा रिजल्ट उस वक्त आएगा जब दो वेक्टर जो होंगे हमारे क्या होंगे, प्रीपेंडिकुलर होंगे। तो जब दो वेक्टर हमारे प्रीपेंडिकुलर होंगे तो उस वक्त जो हमारा रिजल्ट है वो जब दो वेक्टर्स हमारे प्रीपेंडिकुलर होंगे तो उस वक्त जो हमारा रिजल्ट है वो मिनिमम आया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर से देखें, a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस बी ए आया है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है, सही हो गया। अब स्टूडेंट हमने जस्ट मैग्नीट्यूड देखनी है, ये वाली आ गई है बच्चों मैग्नीट्यूड। नेगेटिव को थोड़ा सा इग्नोर करें, मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो हमारा रिजल्ट मैक्सिमम आया है लेकिन नेगेटिव में आया है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि रिजल्ट हमारा मैक्सिमम आया है, किसमें आया स्टूडेंट, नेगेटिव में मैक्सिमम आया है जब दो वेक्टर हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। दोबारा सुन ले, जब दो वेक्टर्स हमारे एंटी पैरेलल होंगे तो उस वक्त हमारा रिजल्ट नेगेटिव में मैक्सिमम आएगा। इसी तरह स्टूडेंट जब दो वेक्टर्स हमारे पैरेलल होंगे तो उस वक्त हमारा पॉजिटिव में मैक्सिमम आएगा। और स्टूडेंट जब हमारे पास दो वेक्टर्स प्रीपेंडिकुलर होंगे तो उस वक्त जो हमारा रिजल्ट है वो मिनिमम आएगा। आई होप स्टूडेंट ये 3 एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट सेल्फ प्रोडक्ट का मीनिंग ये है कि वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करना। लेट्स सपोज मेरे पास स्टूडेंट वेक्टर ए ये है, अब स्टूडेंट वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में हमारा होगा। आप एज्यूम करें कि वेक्टर बी है उसको मैं ए का नाम देता हूं तो तभी हमारा सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा ना। ये वाला वेक्टर ए है और स्टूडेंट ये वेक्टर भी ए है और इन दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हैं सेम है। तो यहाँ पे हमारा जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। अब बच्चों हम जस्ट फार्मूला लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट, अब बी की जगह हमने क्या लेना है, ए ही वेक्टर लेना है, एक जैसे। सेल्फ का मतलब यही होता है एक जैसे। फिर वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, फिर इस वेक्टर बी की जगह हम कौन सी मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, ए और कॉस। अब यहाँ पे क्या थीटा की जगह 0 डिग्री में पुट करूंगा, ए वेक्टर्स डॉट ए वेक्टर्स विच इज इक्वल टू, बच्चों ए है तो ए का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और cos 0 डिग्री क्या होती है, शाबाश वैल्यूज 1 होती है, आप देख सकते हैं। तो ए डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल टू स्टूडेंट ए की मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट ये हमारा सेल्फ प्रोडक्ट आ गया है। अब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होंगे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। उसी वक्त होता है ना, यही केस नहीं आ जाएगा, ये मैंने लिख रखा है आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के। चलो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट जल्दी जल्दी करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाजुकात ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करें जब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर स्पेस के अंदर है। ये स्टूडेंट इसकी छठी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टी होती है स्केलर प्रोडक्ट की। तो कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी इन स्पेस, तो स्पेस के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि हमारे वेक्टर के जो कंपोनेंट बनेंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप। अब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे स्टूडेंट, जल्दी जल्दी करते हैं। फिर ए डॉट बी इज इक्वल टू, पहले ए के कंपोनेंट्स तो ए एक्स आई प्लस बचो ए वाई जे प्लस ए जी के, फिर दरमियान में बच्चों डॉट है तो यहाँ भी हम डॉट का सिंबल यूज करेंगे। तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, तो 3 3 कितनी बनेगी, टोटल 9 टर्म्स बनेगी। सही हो गया। अब आपने गौर से देखना है स्टूडेंट, ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा
तो हमारा बच्चों गौर से देखना, आई डॉट आई क्या रिजल्ट आता है, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, या यहाँ भी देख सकते हैं आई डॉट आई 1 के बराबर होगा। तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, जब मैं इस टर्म को इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो तब हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। फिर स्टूडेंट इस टर्म को मैं इस होल टर्म के साथ, फिर इस टर्म को मैं होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा बारी बारी। तो ए एक्स आई को मैं बाद में लिखता हूँ स्टूडेंट, फिर इसी तरह बी एक्स आई डॉट आई। तो आई डॉट आई क्या बनता है, तो सर आई डॉट आई 1 बनता है। तो 1 बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा रिजल्ट ये नहीं आएगा, बिल्कुल सर जी यही आएगा। फिर बच्चों नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, ए एक्स आई कैप, फिर नेक्स्ट टर्म हमने ले लिया है बी बाई जे कैप। तो आई डॉट जे, तो आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है हमारा। जब 0 स्टूडेंट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, ए वाई और बी वाई के साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट इस फर्स्ट टर्म को मैं थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, गौर से देखना, ए एक्स और बी जेड आएगा, आई और के, आई डॉट के हमारे पास क्या होता है, 0 आएगा। आई डॉट के इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि दोनों प्रीपेंडिकुलर है, दोनों प्रीपेंडिकुलर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया रिजल्ट 0। अब नेक्स्ट चलते हैं, पहली टर्म को मैंने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ए वाई एंड बी एक्स लिखोगे, ठीक है, और जे और आई ये दोनों प्रीपेंडिकुलर हैं, जे और आई तो क्या आएगा, 0 आएगा। जे डॉट आई क्या होता है बच्चों, 0 होता है। अब 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, जवाब क्या आएगा, 0। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया 0। फिर इसी तरह ए वाई और बी वाई, यस, ए वाई एंड बी वाई। अब जे डॉट जे किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट ए वाई और बी जी, ए वाई बी जी, ए वाई एंड बी जी। फिर इसी तरह जे डॉट के, तो जे डॉट के प्रीपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब बच्चों मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, अब आई होप समझ आ गई होगी कि दोनों प्रीपेंडिकुलर हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 0 आ जाएगा। और इसी तरह लास्ट में स्टूडेंट ए जेड के कैप और बी जेड के कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा जो रिजल्ट है ए जेड एंड बी जेड इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट ये बनेगा। अब लास्ट स्टेप में मैं कर देता हूँ बच्चों इसको ए एक्स बी एक्स सर का। अब ये चेक करते हैं क्या हमारे पास 9 टर्म आई या नहीं आई, गौर से देखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो मतलब पूरी है हमारे पास टर्म। तो 0 को इग्नोर मार दोगे, ए वाई बी वाई एंड प्लस ए जी एंड बी जी, तो ये हमारे पास किसका रिजल्ट आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। स्टूडेंट आप जानते हैं ए डॉट बी वेक्टर एज वी नो, तो ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट इसकी जगह हम बी कॉज ऑफ थीटा लिख सकते हैं, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड एंड बी जेड। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये वाली जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं डिवाइड फॉर्म में लेके जा सकता हूँ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड एंड बी जेड डिवाइडेड बाय, यहाँ का शाबाश हमारे पास आ जाएगा सर ए बी। तो ये वाला जो फार्मूला है हम डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। आई होप स्टूडेंट आज आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछा करें। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा।
तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर। डियर स्टूडेंट, आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।